क्या हुआ, फट गई फोटो देख के? मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल हुआ था। आई होप कि आप भी इस कहानी को आगे सुनने का डेयर रखोगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डीजे और आप देख रहे हैं हंटिंग वेव मेरे साथ। थैंक यू सो मच उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन ही हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पुश करता है कि हम आपके लिए कुछ बेटर कंटेंट लेके आए। थैंक यू सो सो मच। सो आज की कहानी भी बहुत क्रीपी और एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस कहानी में मज़ा आए और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो हम आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। ओके, सो सन 1952 एनलिश मिशेल की कहानी यहीं से शुरू होती है। जर्मन के एक छोटे से गांव में ये लड़की पैदा होती है। उसका परिवार एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था। रोज प्रेयर करना, चर्च जाना, पूजा पाठ, ये सब नॉर्मल हुआ करता था। फिर ठीक 16 साल बाद उसे एक पहला अटैक आता है। जब एनालिस को पहला अटैक आया तो वो सडनली ब्लैकआउट हो गई। बॉडी शिविर करने लगी जैसे कि सीजर्स हो, और डायग्नोस्ट के बाद पता चला कि उसे एपिलेप्सी है। डॉक्टर्स ने उसे टेग्माट्रोल करके एक मेडिसिन भी दी और उसके साथ काफ़ी दवाइयाँ दी। एनालिस जो है वो दवाइयाँ लेती रही, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। उसके सीजर्स, अटैक्स या ये कहें कि मिर्गी के दौरे कभी बंद नहीं हुए। थोड़ी देर बाद एनालिस को वॉइस सुनाई देने लगी। कई अजीबोगरीब आवाज़ें थी, जैसे होती है ना डेमोनिक आवाज़ें, तू जहन्नुम में जाएगी। बार बार उसके कानों में ये आवाज़ें आती। प्रेयर करते वक्त डेमोनिक फेसेस नज़र आते। हॉली क्रॉस, बाइबल, इन चीज़ों से घिन होने लगी उसे। फैमिली को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि ये शायद कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये ज़रूर किसी भूत प्रेत का असर है। 1970 तक मेडिसिन चलती रही, लेकिन सिम्टम्स बढ़ते गए। डिप्रेशन, सुसाइड थॉट्स, ट्रांस में जाना। एनालिस खुद कहती थी मुझे डेमोन कंट्रोल कर रहे हैं। 1973 से लेकर 1974 तक मिशेल का डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट चलता रहा। दवाइयाँ लगातार चलती रहीं, पर कोई सुधार नहीं हुआ। मिशेल की फैमिली को भी यकीन हो गया कि अब ये जो केस है ये डॉक्टर्स की पहुंच से बाहर है और ये ज़रूर किसी भूत प्रेत का ही केस है। और यहीं से ही मिशेल के केस को एक नया मोड़ मिलता है और फैमिली पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो जाती है कि ये एक पोजेशन का केस है। मिशेल की जो फैमिली है वो चर्च से परमिशन लेती है, सीक्रेटली बिशप से मिलती है और बिशप फादर को सीक्रेटली परमिशन देता है एक्सोर्सिज्म करने की। एक्सोर्सिज्म जैसे हम साधारण भाषा में झाड़ फूक या तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके शरीर से आत्माओं को या भूत प्रेतों को बाहर निकालना होता है। Jetzt können Sie auch nicht mehr rein können. Jetzt mal rein. Warum nicht? Darum. Mehr. Es muss gewesen werden. Warum? Wo? 24 सितंबर 1975
ये वो डेट थी जब मिशेल के ऊपर पहली बार एक्सोर्सिज्म अपनाया गया। इसके बाद लगातार 10 महीने तक मिशेल के ऊपर 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म किया गया। हर सेशन लगभग 2 से 4 घंटे का होता था और हर 2 से 4 घंटे में मिशेल एक अलग कैरेक्टर बनकर ही बात किया करती थी। जैसे कि कभी वो किसी दूसरी भाषा में बात करती थी, कभी किसी भाषा में बात करती थी, कभी कैसे रिएक्ट करती थी। कहती थी मिशेल के उसके अंदर 7 बुरी आत्माएं हैं, जिसमें से एक आत्मा तानाशाह हिटलर की भी थी, लूसिफर की थी और केन की थी, और भी कई सारी एंटिटीज थी जो उसके अंदर रहती थी, ऐसा मिशेल का कहना था। कई बार हम सबको महसूस होता है कि जब हमारी उम्र होती है तो धीरे धीरे हमारे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन कैसा हो अगर ये वक्त से पहले आ जाए और उस दर्द का हमें एहसास भी ना हो, हम उस माहौल में ही ना हो या हमारा दिमाग उस जगह पर ही ना हो। तो कुछ ऐसा ही था मिशेल के साथ भी। कहते हैं कि जब भी मिशेल के साथ ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया होती थी तो वो इतनी बार अपने घुटनों पर उठती थी, बैठती थी, इतनी बार उछल कूद करती थी, कई बार अपनी गर्दन को बेंड कर लेती थी, एकदम से पलट जाना, शरीर का टेढ़ा हो जाना, हवा में उड़ जाना। और कहते हैं कि इतनी बार घुटनों पर बैठने से उसके घुटनों के जो लिगामेंट्स थे वो पूरी तरीके से घिस गए और जिसकी वजह से उसके शरीर का एक एक हिस्सा खराब होने लगा। और सीरियसली मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, बट फिर भी मैं जितनी बार भी इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा मुझे सच में गूज़बम्स आते हैं। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, Jetzt können Sie auch nicht mehr rein können, wenn Sie es gemacht haben. Warum nicht? Darum. Mehr. Es muss gegessen werden. Warum? Warum? Wo? जब भी पादरी एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करते तो एनालिस के अंदर काफ़ी जो अलग अलग एंटिटीज थी वो अलग अलग भाषा में थ्रेटन करती। पादरी जब भी प्रे करते लैटिन भाषा में, उनको इस धरती को छोड़कर जाने का आदेश देते, तब वो हंसते और पादरी का मजाक उड़ाते और वो कहते ये लड़की हमारी है, हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। एनालिस का वेट गिरता गया, खाना पीना सब बंद हो गया, उसके अंदर के डीमंस उसे खाने नहीं देते थे, मेडिसिन स्टॉप कर दी गई, फैमिली ने सिर्फ एक्सोर्सिज्म पे भरोसा किया। एनालिस वीक होती गई। लास्ट सेशन में वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई, उसका शरीर सिर्फ 30 केजी का रह गया। 30 जून 1976 को लास्ट सेशन एक्सोर्सिज्म का हुआ और डीमंस बोल रहे थे कि वी वॉन्ट लिव, इसका मतलब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। 1 जुलाई 1976 एनालिस मर गई। डिहाइड्रेशन और भी कई कारणों की वजह से वो चली गई। फैमिली को लगा कि वो डीमन से आज़ाद हो गई, लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी। उन्नीस सौ 78 कोर्ट में एक बड़ा ट्रायल होता है एनालिस की फैमिली पर और 2 प्रीस्ट पर। प्रोसिक्यूशन का कहना होता है कि अगर एनालिस को सही टाइम पे मेडिकल हेल्प मिलती तो शायद वो आज जिंदा होती, क्योंकि उसे सिर्फ एपिलेप्सी थी। दैट्स इट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक कहानी जो फेथ और साइंस के बीच का हॉरर थी। क्या एनालिस की जान एक पोजेशन ने ली या फिर उसके टाइम पर इलाज ना होने की वजह से? क्या मानते हैं आप? क्या आप भी डीमंस में यकीन करते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी विचार प्रकट कीजिए, और अगर ना तो भी कीजिए। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हंटिंग वेव, मेरे साथ यानी डीजे के साथ।